हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नई एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक में पढ़ा रही हूँ। 7 चैप्टर में कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। 7वां जो अध्याय था उसने भारत की सांस्कृतिक जड़ों के बारे में पढ़ा था। आज 8वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है विविधता में एकता या एक में अनेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सीटेट एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि विविधता में एकता ये वाक्यांश किसने दिया? तो ये वाक्यांश दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर लाइन लिखी हुई हैं। हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का कभी आनंद आनंद कभी ना गवा सकूं। ये किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे लिखा है विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव व स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। ये कहा है श्री अरविंद ने। भारत जो है ये विविधताओं का देश है। इसमें विविध संस्कृति, धर्म, इन सब से संबंधित लोग निवास करते हैं। अब विविधता होते हुए भी इसमें एकता दिखाई देती है। यही इस लेसन में पढ़ेंगे कि विविधता में एकता इसका क्या अर्थ है भारत के परिदृश्य में। पहला प्रश्न यही कह रहा है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लिखे रहते हैं। तो लिखा है भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है। भारत की विविधता के कौन से पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय है और हम विविधता में निहित एकता का कैसे पता लगाते हैं। बहुत ही अच्छा लेसन है, आपको इससे प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो लिखा हुआ है समृद्ध विविधता। आप लोगों को पता ही है कि भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, इनके परिधान, इनके व्यंजन यानी इनके जो भोजन हैं अलग अलग हैं। तो यही विविधता तो यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत जो है विविधताओं वाला देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एकता है। तो लिखा है यदि आप रेल द्वारा भारत की यात्रा करते हैं तो आप न केवल बदलते भूदृश्यों को देखेंगे बल्कि विभिन्न प्रकार के प्रधान और भोजन का भी अनुभव करेंगे। यानी आप बदलते भूदृश्यों को देखेंगे। कहीं पर पहाड़ होंगे, कहीं पर मैदानी भाग होगा, तो आप बदलते भूदृश्यों को भी देखेंगे और प्रकार के प्रधान और भोजन का भी विभिन्न प्रकार के परिधान और भोजन का भी अनुभव करेंगे। इसके अतिरिक्त आप परिचित एवं अपरिचित भाषाएं सुनेंगे और विभिन्न लिपियों को देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक जो राज्य है इनमें अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो आप यदि यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार के परिधान यानी वस्त्र, लोगों के पहनने का तरीका और भोजन, इसके अलावा परिचित और अपरिचित भाषाएं भी आप सुनेंगे और उनकी लिपियों को भी देखेंगे। यानी कुछ भाषाएं ऐसी होंगी जिन्हें आप समझ सकेंगे, कुछ भाषाएं ऐसी होंगी जिन्हें आप नहीं समझ सकेंगे। यहाँ तक कि आप अपने क्षेत्र में भी भारत के विभिन्न भागों से आए अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं वाले लोगों से मिलेंगे। यही भारत की समृद्ध विविधता है और सामान्यतः यही वह पहला पक्ष है जो हमारे देश में आने वाले पर्यटकों को प्रभावित करता है। तो हमारे देश में देश विदेश से पर्यटक आते हैं, तो यही वो पक्ष है कि इन पर्यटकों को भारत आने के लिए प्रभावित करता है। आगे लिखा है 1.4 अरब से भी अधिक निवासियों वाले इस देश में यानी विश्व की जनसंख्या का लगभग 18%। तो 1.4 अरब से भी अधिक निवासियों वाले इस देश में इस प्रकार की विविधता आश्चर्यजनक नहीं है। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत के एक राष्ट्रीय संगठन भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोग परियोजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में 4,635 समुदायों का एक व्यापक सर्वेक्षण किया। तो यहाँ आपको याद क्या रखना है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोग परियोजना, इस परियोजना का नाम याद रखिएगा, भारत के लोग परियोजना। इसके अंतर्गत क्या किया गया? 4,635 समुदायों का व्यापक सर्वेक्षण किया गया।
जिसमें 25 लिपियों का उपयोग करने वाली 325 भाषाओं की गणना की गई। इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि अपने जन्म स्थान के निकट या अपने मूल समुदाय के साथ न रहने के कारण अनेक भारतीयों को प्रवासी भी कहा जा सकता है। यानी जो अपने मूल समुदाय के साथ नहीं रहते हैं या अपने जन्म स्थान के निकट नहीं रहते हैं, तो ऐसे भारतीयों को क्या कहा जा सकता है? प्रवासी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, विविधता वास्तव में सुंदर है, परंतु इसका अर्थ निकालना इतना सरल नहीं है। एक शताब्दी से भी अधिक पहले ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने विस्मयपूर्वक कहा था। क्या कहा था? इस अचंभित करने वाली विविधता में भारत का इतिहास किस प्रकार लिखा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में निहित है कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। आगे लिखा है, विविधता में एकता का अर्थ क्या है? हम इस एकता या एक में अनेक को कैसे समझें और कैसे व्यक्त करें? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम भारतीय जीवन के कुछ आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है, सभी के लिए भोजन। यानी जो भोजन हम करते हैं, ये जो भोजन है, ये अलग अलग संस्कृति के लोग अलग अलग तरीके से पकाते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के पकवान आप अलग अलग राज्यों में देखेंगे। तो लिखा है, आप में से कुछ विद्यार्थियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पकवानों का सेवन अवश्य किया होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश भारत में आप लाखों ना सही किंतु हजारों प्रकार के व्यंजन और पकवानों का स्वाद चख सकते हैं। फिर भी कुछ निश्चित अनाज जैसे कि चावल, जौ, गेहूं, बाजरा, ज्वार और रागी तथा विभिन्न प्रकार की दालों का पूरे भारत में उपयोग होता है। यानी कि जो अनाज है, वो अनाज निश्चित अनाज हैं, लेकिन ऐसा है कि इनसे अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे चावल है, जौ है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार, रागी, इनका पूरे भारत में उपयोग होता है। दालें भी पूरे भारत में खाई जाती हैं, लेकिन पकाने का तरीका अलग अलग है। आगे लिखा है, ये सभी अधिकांश भारतीयों का प्रमुख भोजन है, इसलिए इन्हें मुख्य अनाज भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार हल्दी, जीरा, इलायची और अदरक जैसे कुछ सामान्य मसालों का भी उपयोग पूरे देश में होता है। हम इस सूची को कुछ सामान्य साग सब्जियों और तेलों इत्यादि के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे एक ही प्रकार की सामग्री से विभिन्न प्रकार के अनगिनत व्यंजन और पकवान बनाए जा सकते हैं। यानी सामग्री तो एक ही है, मुख्य जो अनाज है वो तो समान ही है। दालें पूरे भारत में खाई जाती हैं, मसालों का प्रयोग भी होता है, लेकिन पकाने का तरीका अलग अलग है। यहाँ एक मानचित्र दिया गया है, इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से अनाजों और दालों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये जो भारत के राज्य हैं, कहाँ पर कौन सा अनाज खाया जाता है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। आप लोग देख सकते हैं, राजमा, ये भी राजमा है, लेकिन आप देखेंगे दोनों अलग अलग तरीके के दिखाए जा रहे हैं। लोबिया, बासमती, मसूर दाल, तो ये अलग अलग राज्य है, इसीलिए इसे मानचित्र में दर्शाया गया है कि किस राज्य में किस अनाज का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनाज के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि मुख्य अनाज तो एक ही है, लेकिन पकाने का, उन्हें बनाने का तरीका अलग अलग है। अब वस्त्र एवं परिधान के बारे में लिखा हुआ है कि भारत के जो अलग अलग क्षेत्र है, इनमें अलग अलग तरीके के वस्त्र पहने जाते हैं, अलग अलग तरीके के परिधान पहने जाते हैं। लिखा है, भारत के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों ने वस्त्रों और परिधानों की अपनी स्वयं की शैली विकसित की है। फिर भी हम कुछ पारंपरिक भारतीय परिधानों में एक समानता रखते हैं।
भले ही उनमें किसी भी प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया हो। इसका एक स्पष्ट उदाहरण भारत के अधिकांश भागों में पहने जाने वाला और विभिन्न प्रकार के सूत या धागे से बना लंबा परिधान साड़ी है। ये मुख्यतः कपास अथवा रेशम के धागे से बनती है, परंतु आजकल कृत्रिम यानी सिंथेटिक कपड़ों से भी बनाई जाती है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र कहाँ का है? वैशाली यानी वर्तमान बिहार से प्राप्त साड़ी पहने हुए एक स्त्री की पत्थर पर उकेरी गई आकृति। ये जो स्त्री है ये साड़ी पहने हुए है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भारत के जो अधिकांश भाग हैं इनमें पहना जाने वाला एक समान प्रकार का परिधान है साड़ी। ये कपास और रेशम से बनाई जाती थी पहले, लेकिन अब क्या है, अब ये कृत्रिम सिंथेटिक कपड़ों से भी बनाई जाती है। आगे लिखा है बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन पटोला, मूगा या मैसूर रेशमी साड़ियों के कुछ प्रसिद्ध प्रकार हैं और ये आपको याद रखने हैं, प्रश्न बनने की यहाँ से संभावना है। आगे लिखा है सूती साड़ियों के और भी प्रकार हैं। कुल मिलाकर इस बिना सिले वस्त्र के सैकड़ों प्रकार के रूप हैं। यानी ये बिना सिला वस्त्र है, इसे सिला तो जाता नहीं है। एक लंबा सा कपड़ा तैयार किया जाता है और महिलाएं इसे पहनती हैं और इसका नाम दिया गया है साड़ी। आगे लिखा है इन्हें बुनाई एवं डिजाइन की विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है। कुछ डिजाइन कपड़े का ही हिस्सा होते हैं, जबकि कुछ को कपड़े की बुनाई के उपरांत उस पर छापा जाता है। यानी कुछ तो धागे से ही उसमें बुन दिया जाता है डिजाइन को और कुछ छपाई करे जाते हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं ये जो चित्र दर्शाए गए हैं साइड में। अंततः रंगों में अनेक विविधताएं होती हैं जो कई प्रकार के रंगों से उत्पन्न की जाती है। इस तरह साड़ी का एक लंबा इतिहास रहा है। कुछ शताब्दी साधारण संवत पूर्व वैशाली यानी आज के बिहार में पत्थर पर उकेरी गई आकृति में साड़ी पहनी हुई स्त्री को दर्शाया गया है। इस वाले चित्र की बात हो रही है, इसे मैंने आपको दिखा दिया है पहले ही। यहाँ पर रंगीन पारंपरिक भारतीय कपड़ों के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिखाए गए हैं। इस तरीके से कपड़े बुने जाते हैं। ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात क्या लिखी हुई है? बहुत लंबे समय तक भारत में विश्व में सर्वाधिक महीन सूत का उत्पादन करता रहा। यानी बहुत लंबे समय तक भारत विश्व में सर्वाधिक महीन सूत का उत्पादन करता रहा। उन कपड़ों का यूरोप जैसे सुदूर स्थानों तक निर्यात करता रहा। 17वीं शताब्दी में एक सूती कपड़े पर छपा हुआ डिजाइन छीट यूरोप में इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके कारण यूरोपीय परिधानों की कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट आई। यानी भारत की डिजाइन इतनी पसंद की गई यूरोप में कि यूरोप के जो परिधान थे उन्हें लोगों ने नापसंद कर दिया, तो उन परिधानों की कीमतों में गिरावट आ गई। अंततः अपने स्वयं के उत्पादों के संरक्षण के लिए इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से छीट के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। यानी इस डिजाइन की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से छीट के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा था। अब यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ था उकेरी गई आकृति। इसके बारे में यहाँ साइड में लिखा हुआ है, जो पत्थर पर वो मूर्ति उकेरी गई है, जो साड़ी पहने हुए स्त्री दिखाई गई है। तो उकेरना क्या होता है? एक डिजाइन जो समतल सतह के ऊपर उकेरी गई हो, यह पत्थर, लकड़ी, मृत्तिका या अन्य सामग्री की बनी हो सकती है, तो इसे कहते हैं उकेरना। यानी कोई समतल सतह होती है उसके ऊपर मूर्ति उकेर दी जाती है या कोई अन्य डिजाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। साड़ी को पहनने के अनेक तरीके हैं। ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक समुदाय से दूसरे समुदाय में भिन्न होते हैं। वास्तव में इसे बांधने व पहनने के नए नए तरीके अभी भी खोजे जा रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा यह एक ही प्रकार का परिधान साड़ी है। यानी इसे पहनने के तरीके तो अनेक हैं, इसे कई तरीके से पहना जा सकता है, लेकिन इस परिधान को कहा क्या जाएगा? साड़ी ही कहा जाएगा, भले ही इसके पहनने के तरीके चाहे कितने भी बने रहे हों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ साड़ी के अन्य प्रयोग भी दिखाए गए हैं। ये बच्चा आप देख रहे हैं, ये एक झूला बनाया गया है जो साड़ी से बना हुआ है और बच्चा उसी में झूला झूल रहा है।
तो लिखा है महिलाएं साड़ी का प्राय एक परिधान के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी उपयोग करती हैं। ये चित्र जो है ये दक्षिण भारत से लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा किया है ताकि आपको पूरा दिखाई दे। यहाँ आप देख लीजिए, ये जो महिला है इस साड़ी में अनाज रख रही है और ये महिला पानी में कुछ साड़ी द्वारा कुछ कर रही है, आप देख सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रयोग बताए गए हैं साड़ियों के। पहनने के अलावा महिलाएं अन्य प्रयोग भी करती हैं। विगत शताब्दियों में भारत आने वाले विभिन्न विदेशी यात्री इसकी सादगी, सुलभता और पहनने के विभिन्न तरीकों को देखकर अभिभूत हुए। इसके अतिरिक्त महिलाएं साड़ी का एक परिधान के रूप में उपयोग करने के अलावा अन्य कार्यों में भी उपयोग करती हैं। चित्र में 6 चित्रों के माध्यम से इसके रचनात्मक उपयोगों को दर्शाया गया है। तो ये चित्र जो है दर्शाई गई है, इसमें बच्चा झूला झूल रहा है। यहाँ पानी में महिला कुछ प्रयोग कर रही है साड़ी के द्वारा। यहाँ पानी से बचने के लिए साड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। और ये यहाँ पर 4 ही चित्र हैं, यहाँ 6 चित्र, 2 चित्र नीचे हैं, ये स्पष्ट यहाँ पर है। वहाँ ये चित्र आधे आधे थे, सही से समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ नीचे पूरे चित्र छपे हुए। यहाँ आप देख लीजिए, मछली पकड़ने के लिए साड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा सर पर ये पानी भर के ले जा रही है महिला, सर पर रखे हुए है और ये साड़ी को गोल गोल बनाकर यहाँ रखा हुआ है। इसके अलावा बारिश से बचने के लिए ये महिला साड़ी का प्रयोग कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये महिला भी साड़ी को यहाँ बिछाए हुए है और उसी पर अपना सर रखे हुए है हाथ रखकर। तो महिलाएं साड़ी को पहनने के अलावा अन्य तरीकों से भी प्रयोग में लाती हैं। आगे लिखा है, जिस प्रकार आपने साड़ी के विभिन्न रूपों और उपयोगों को देखा, उसी प्रकार एक अन्य प्रधान धोती के कपड़े यानी फैब्रिक तथा उपयोगों को ध्यान में रखते हुए उसके विभिन्न रूपों की एक सूची तैयार कीजिए। अब लिखा हुआ है त्योहारों की विविधता, यानी कि परिधान में विविधता आपने पढ़ लिया, भोजन में विविधता पढ़ लिया, अब त्योहारों की विविधता के बारे में जान लीजिए। भारत में त्योहारों की अपार विविधता है। आपने देखा होगा कि कुछ त्योहार एक ही समय पर पूरे भारत में मनाए जाते हैं, हालांकि उनके नाम अलग अलग हैं। हम उदाहरण के माध्यम से इसे देखेंगे। जैसे कि 14 जनवरी के आसपास मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का पर्व। यह पर्व भारत के विभिन्न भागों में फसलों की कटाई का सूचक है। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। अब यहाँ पर ये आप मानचित्र देख रहे हैं, इसमें अलग अलग राज्य में मकर संक्रांति के त्योहार को दर्शाया गया है। यानी त्योहार मकर संक्रांति का ही है, 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग नाम से। जैसे शिशुर संक्रांत, ये कश्मीर में इस नाम से मनाया जाता है। माघी लोहड़ी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। खिचड़ी पर्व ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में खिचड़ी पर्व के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांत तो बीच में यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में मकर संक्रांत। उत्तरायण गुजरात, पतंग महोत्सव राजस्थान, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा माघ बिहू ये असम में इस नाम से मनाया जाता है। पौष संक्रांति ये पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में मकर संक्रांति। पेड्डा पंडुगा, तो पेड्डा पंडुगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। पोंगल तमिलनाडु में और मकर विलाक्कू ये केरल में। तो अलग अलग नाम हैं। त्योहार मकर संक्रांति का ही है, तिथि भी वही है, लेकिन नाम क्या है, अलग अलग है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए इस मानचित्र के माध्यम से समझाया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है महाकाव्य का विस्तार। अब महाकाव्य का विस्तार पढ़ने से पहले महाकाव्य क्या है इसके बारे में पता होना जरूरी है। तो महाकाव्य क्या है? सामान्यतः एक लंबी कविता जो अतीत के महान नायकों एवं योद्धाओं की कथाओं का व्याख्यान करती है। अब पढ़ लेते हैं महाकाव्य का विस्तार। साहित्य विविधता में एकता का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय साहित्य बहुत विविध है एवं विश्व के सबसे धनी साहित्यों में से एक है। भाषा, लेखन शैली की तकनीक आदि में अंतर होने के बावजूद सदियों से भारतीय साहित्य ने विश्व के महत्वपूर्ण विषयों एवं चिंताओं को साझा किया है। उदाहरण के लिए पंचतंत्र के बारे में किसने नहीं सुना? मुख्य पात्रों के रूप में पशुओं के माध्यम से मनोरंजक कथाओं का यह संग्रह हमें महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाता है। इसका मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है, परंतु इसका रूपांतरण लगभग हर भारतीय भाषा में किया जा चुका है। वास्तव में यह भारत से बाहर दक्षिण पूर्वी एशिया, अरब देशों तथा यूरोप में भी पढ़ा जाता है। किसकी बात हो रही है? पंचतंत्र की। इसमें मनोरंजक कथाएं लिखी हुई हैं और ये जो कथाएं हैं ये जीवन कौशल को सिखाती हैं। इसका मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है, लेकिन इसका जो रूपांतरण है यह हर भारतीय भाषा में किया जा चुका है। यह भारत से बाहर भी पढ़ा जाता है, दक्षिण पूर्वी एशिया में, अरब देशों में और यूरोप में। ऐसा अनुमान है कि पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध हैं। इस क्रम में इसने कथाओं के नए संग्रह को प्रेरित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेक में परिवर्तित हो गया। यद्यपि भारत के सबसे प्रभावशाली 2 महाकाव्य रामायण एवं महाभारत है। तो 2 सबसे प्रभावशाली जो महाकाव्य हैं उनके भी नाम याद रखिएगा, रामायण और महाभारत। आगे लिखा है, अपने मूल संस्करण में लगभग 7000 पृष्ठों में समाहित ये दोनों संस्कृत के महाकाव्य हैं। कौन कौन से? रामायण और महाभारत, जिसमें नायक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। महाभारत में पांडव श्री कृष्ण की सहायता से अपने चचेरे भाइयों कौरवों से अपने राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हैं। रामायण में भी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण एवं हनुमान की सहायता से उस राक्षस रावण को पराजित करते हैं जिसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था। इन कथाओं में कई और छोटी कथाएं और उपकथाएं भी हैं जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं और लगातार प्रश्न पूछती हैं कि क्या सत्य और क्या असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये चित्र दर्शाए गए हैं रामायण के प्रमुख प्रसंगों को प्रदर्शित करता हुआ चित्र। 18वीं शताब्दी, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रावण जो है सीता को ले जा रहा है अपहरण करके और ये रथ में बैठाकर। ये कुछ चित्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं। यहाँ पर दशानन यानी कि रावण के 10 मुख यहाँ पर दर्शाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 200 शताब्दियों से अधिक समय से इन 2 महाकाव्यों का भारत एवं भारत से बाहर अनुवाद व रूपांतरण किया जाता रहा है। इसके साथ ही इनके अनगिनत लोक संस्करण भी है। कुछ वर्ष पूर्व एक विद्वान ने केवल तमिलनाडु में किए गए अपने सर्वेक्षण में लोक कथाओं के रूप में महाभारत के 100 से अधिक स्वरूपों को पाया। यानी कि किसी एक विद्वान ने तमिलनाडु में एक सर्वेक्षण किया तो लोक कथाओं के रूप में महाभारत के 100 से अधिक स्वरूपों को पाया। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे भारत में इन लोक कथाओं की कितनी संख्या रही होगी, क्योंकि जब सिर्फ तमिलनाडु में सर्वेक्षण किया गया तो महाभारत के 100 से अधिक स्वरूप मिले, और यदि सभी राज्यों में सर्वेक्षण किया जाता तो आप समझ सकते हैं कि इन लोक कथाओं की संख्या कितनी अधिक होती। वास्तव में बहुत से समुदायों में रामायण एवं महाभारत के अपने संस्करण भी हैं। उन्होंने इन महाकाव्यों के साथ अपने इतिहास को जोड़ने वाली किंवदंतियों को भी संरक्षित रखा है। भील, गोंड, मुंडा जैसे भारत के कई अन्य जनजाति समुदायों के संदर्भ में ये विशेष रूप से सत्य है। भारत के पूर्वोत्तर तथा हिमालय क्षेत्र, जिसमें कश्मीर भी सम्मिलित है, की अधिकांश जनजातियों के पास इन दोनों
अथवा किसी एक की अपनी लोक कथा भी उपलब्ध है। ये जनजातीय रूपांतरण मौखिक रूप से प्रसारित हुए। आगे लिखा है, इनके साथ ये किंवदंतियां भी प्रसारित हुई कि किस प्रकार रामायण अथवा महाभारत से जुड़े हुए पात्र सभी या कोई एक सामान्यता, पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी, कभी कभी उनके शत्रु दुर्योधन एवं चचेरे भाई उनकी जनजातियों से संबंधित क्षेत्रों में आए। आगे लिखा है, मानव विज्ञानी के.एस. सिंह द्वारा निर्देशित भारत के लोग परियोजना, जिसका हमने पृष्ठ 126 पर उल्लेख किया था, यानी भारत के लोग परियोजना, जिसके बारे में आपको पहले बताया है शुरुआत में ही जब अध्याय शुरू किया था, में वे महाभारत के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, लोक कथाओं के अनुसार इस देश में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहां महानायक पांडव ना गए हों। और यही बात रामायण के संदर्भ में भी कही जा सकती है। सदियों से किसी अन्य साहित्य की अपेक्षा इन दो महाकाव्यों ने भारत एवं एशिया के विभिन्न भागों के मध्य एक सांस्कृतिक सूत्र के गहन तंत्र को विकसित किया। यह विविधता में एकता का एक अन्य उदाहरण है। यहाँ ये चित्र आप देख सकते हैं, ये पंच पांडव तमिलनाडु के नीलगिरी जंगलों में 5 पांडवों को दर्शाता नक्काशीदार पत्थर। इरुला जनजाति द्वारा मंदिर में इस पत्थर को सुरक्षित रखा गया है, जो इस बात का स्मरण करता है कि पांडव इस क्षेत्र से गुजरे थे। तो जो इरुला जनजाति है, उस जनजाति ने इस पत्थर को सुरक्षित रखा हुआ है मंदिर में, और ये इसका स्मरण करवाता है कि यहाँ पर पांडव इस क्षेत्र से गुजरे थे। आगे लिखा है, इस अध्याय की विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए हम अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं और भारतीय संस्कृति के और अधिक पहलुओं की ओर ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय शास्त्रीय कलाओं, जिसमें शास्त्रीय वास्तुकला सम्मिलित है, में विविधता एवं एकता को सरलता से देखा जा सकता है। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति विविधता को संपन्नता के रूप में प्रचारित करती है, किंतु साथ ही विविधता को पोषित करने वाली अंतर्निहित एकता को भी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती। तो आपका अध्याय यहीं पर होता है समाप्त। विविधता में एकता के बारे में आपको पढ़ाया है इस लेसन में। भारत में विभिन्न परिदृश्यों में, व्यक्तियों में, भाषाओं में, परिधानों, भोजन, त्योहारों और परंपराओं की विविधता है, और विभिन्न क्षेत्रों में विविधता दृष्टिगोचर होती है, परंतु इसमें अंतर्निहित एकता भी है। भारतीय एकता विविधता का उत्सव बनाती है, क्योंकि विविधता विभाजित नहीं अपितु समृद्ध करती है, यानी विविधता होते हुए भी इसमें एकता झलकती है। लेसन यहीं पर होता है समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और रीट बेंच वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो जरूर देख लीजिएगा। आपके जीके के जो टॉपिक है उन्हें भी मैं पढ़ा रही हूँ साथ में, तो वो भी देखते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।